हेलो जैम्स। आज है हमारा ये सेकंड वीडियो ऑफ इंडियन इकॉनमी, ठीक है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकॉनमी 1950 टू 1990। इससे पहले की वीडियो में हमने इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया थ्रू एनसीईआरटी। एंड आई होप कि आपको वो वीडियो पसंद आया हो, और अगर उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे कि हम मिस कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन इकॉनमी 1950 टू 1990। हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकॉनमी की कंडीशन क्या थी। हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर का क्या, सेक्टर का उस टाइम पे क्या वो था, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ा उस पर बिकॉज ऑफ कॉलोनियलिज्म। इंडस्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों पे, इंडस्ट्रीज़ पे भी हमने डिस्कस किया। एंड कंक्लूजन में हमने ये देखा कि एट द एंड ऑफ द कॉलोनियल टाइम्स, जब हमारे 1947 में हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारी इकॉनमी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। काफ़ी लूप होल्स थे हमारी इकॉनमी में और बहुत ज़्यादा बैकवर्ड नेचर की थी। इनफैक्ट हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे, वो भी लैक कर रहा था काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। सो इंडियन इकॉनमी की कंडीशन हम नेक्स्ट इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि 1950 टू 1990 कैसी रही, ठीक है। क्या क्या इसमें रिफॉर्म्स लिए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। ओके, सो हम एनसीईआरटी के थ्रू इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज एक्चुअली में एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के थ्रू ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, अभी पहले एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में हम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, उसके थ्रू हम ये डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ से हमें क्या चीज़ उठानी है। एनसीईआरटी में से ही करेंगे, बट कहाँ से क्या चीज़ उठानी है वो डिस्कस कर लेंगे। बट पहले एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, ठीक है। सो वीडियो में बने रहिए और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया वॉक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने पढ़ा कि क्या क्या कंडीशन थी। जो इंडिपेंडेंट लीडर्स थे ना इंडिपेंडेंट इंडिया के, जैसे हम जानते हैं ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो हमारे एक चीफ आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे इकोनॉमिक डिसीजन लेना बहुत ही टफ था, क्योंकि इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे थे। सो लीडर्स जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे ना, उन्होंने क्या डिसाइड किया, द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, क्या टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हमारी इकॉनमी जो है ना वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करे एंड कम्पीट कर पाए विद द अदर नेशंस, ठीक है। द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सूटेबल फॉर अवर नेशन, अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन द फ्यू, सबके लिए इक्वली बेनिफिट हो, ना कि कुछ लोगों के लिए बेनिफिट करे, ठीक है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। एक होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे। देखिए, सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट, उनको ज़्यादा अपील करना, क्योंकि उस टाइम पे जो था ना इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी यार, लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग पुअर थे, फेमाइंस थे, एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज़्यादा लो थी। तो उस टाइम अगर हम प्राइवेट यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर थे ना वो अपने लिए सब फ़ायदा ले लेते, ये पुअर सेक्शंस को कुछ बेनिफिट मिलता नहीं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सोचा होगा कि यार सोशलिज्म जो होता है ना, सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होता है, जितने भी रिसोर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है एक्चुअली में बेनिफिट जिनको ज़रूरत है उनको दे पाएगी, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि सोशलिज्म एक अच्छा कंसेप्ट हो सकता है, बट वो कंप्लीट सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे, बिकॉज उन्होंने देखा था, बिकॉज देखिए हम पढ़ते हैं, ही इज़ नॉट इन अ फेवर ऑफ काइंड ऑफ सोशलिज्म established in the former Soviet Union where all the means of production, that is all the factories farms in the country were owned by the government, ठीक है। तो जितने भी फार्म्स थे, फैक्ट्रीज थी, वो सब जो ओन कर रहे थे ना सोवियत यूनियन में, वो कर रहे थे उनकी गवर्नमेंट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि हम ऐसा सिस्टम फॉलो करें जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल भी ना हो, ठीक है, कुछ फ्रीडम भी हो लोगों के पास। इसलिए उन्होंने कंप्लीट सोशलिज्म को तो बाइकआउट करा, बिकॉज सोवियत यूनियन में उन्होंने इसको देख रखा था कि सारी फैक्ट्रीज और फार्म जो कंट्री के हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है। तो देयर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे
इट वॉज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में क्या किया, सबकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनसे छीन ली गई और गवर्नमेंट कंट्रोल में दे दी गई। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था, ठीक है। इसके ही बेसिस पे इंडिपेंडेंस मिली थी ना हमें, डेमोक्रेसी, लोगों का पार्टिसिपेशन, ठीक है। अगर लोगों से ही हम उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी फ्रीडम छीन लेंगे तो काई किस बात की डेमोक्रेसी ना, है ना। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों की फ्रीडम उनके हाथ में रहे, चाहे वो प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी रखना चाहें तो रह सके, है ना, इंडिपेंडेंटली। तो नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म को हम फेवर करें, ठीक है। तो नेहरू एंड मैनी अदर लीडर्स एंड द थिंकर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट एन ऑल्टरनेटिव टू द एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। वो नहीं चाहते थे कि हम एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को फॉलो करें और नहीं चाहते थे कि हम एक्सट्रीम सोशलिज्म को फॉलो करें। वो ढूंढ रहे थे कुछ बीच का रास्ता, ठीक है। बेसिकली sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in economic system which in their view combined the best features of socialism without its drawbacks। उनको ऐसा सिस्टम चाहिए था जो बोथ फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म भी हो, सोशलिज्म भी हो और किसी का ज़्यादा ड्रॉबैक ना हो, कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस ना हो उन चीज़ों का, ठीक है। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी अ सोशलिस्ट सोसाइटी विद अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। सोशलिस्ट सोसाइटी हो, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर हो, बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द, ठीक है, प्लान करती। एक सेकेंड, हम पहले टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम समझ लेते, जैसे हमने कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट समझा, उस चीज़ हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं इस चीज़ को। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। हमने अपने माइक्रो वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यही सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में हर जगह होती हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इकोनॉमिक सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। सेकेंड है हाउ शुड गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, किस तरीके से गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना चाहिए। और हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। सो वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन मार्केट फोर्सेस, कि मार्केट फोर्सेस को दे दो, वो अपने आप डिसाइड करेंगी किसको देना है, कितना देना है, ठीक है। ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड दैट आर इन डिमांड। जो कि डिमांड में है वही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाएगा। दैट इज गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। यानी प्राइवेट सेक्टर हमेशा वो चीज़ को प्रोड्यूस करेगा जो उनको प्रॉफिट देगी और जो डिमांड में है डोमेस्टिक मार्केट में और फॉरेन मार्केट में, ठीक है। बट इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आप समझ रहे हैं क्या होगा। देखिए हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं की जा सकती। अगर आप पुअर लोगों के लिए काम नहीं करते, उन लोगों के लिए वो सामान नहीं बनाते, जैसे कि अगर आप कोई वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो क्या वहाँ पे प्रॉफिट होगा? नहीं, वहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है मार्केट फोर्सेस प्रॉफिट पुअर के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगी? नहीं करेंगी, क्योंकि उनका सोल्ड ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी, और डोमेस्टिक मार्केट में भी और फॉरेन मार्केट में भी। सो इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड्स प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, कि उनको ज़रूरत क्या है, बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर, किसकी कितनी परचेजिंग पावर है, कितना कौन खरीद सकता है। द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दिस इज वन हैव टू द मनी इन पॉकेट टू बाय। लो कॉस्ट हाउसिंग, कम सस्ते दामों में घर लोगों के लिए इज़ मच नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट इट विल नॉट काउंट एज अ डिमांड इन द मार्केट सेंस बिकॉज द पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर। डिमांड कब काउंट होगी? जब हमारे पास परचेजिंग पावर होगी, हम एबल भी हैं और विलिंग भी हैं, तभी तो डिमांड काउंट होगी। लेकिन क्या पुअर एबल है खरीदने के, पैसे हैं उसके पास, तो क्या वो डिमांड में काउंट होगा? नहीं। तो क्या मार्केट फोर्सेस उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज डिमांड नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, ठीक है। हाउसिंग इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर अ पर्सन, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है कैपिटलिज्म का कि वो प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करती है, नॉट फॉर द वेलफेयर पर्पस। एज अ रिजल्ट सच कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर द मार्केट फोर्सेस। तो सच अ सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनको अपील नहीं की, फॉर इट meant that the great majority of the country would be left behind, पीछे रह जाएगी ज़्यादातर मेजोरिटी, बिकॉज उस टाइम पे कंडीशन तो ज़्यादातर मेजोरिटी की थी, वो थी बैकवर्ड नेचर, ठीक है, विदाउट द चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी वो इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। एज अ सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर्स
3 क्वेश्चंस इन टोटली डिफरेंट मैनर, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट में सोसाइटी ने किस तरीके से आंसर करा, उसके बिल्कुल अपोजिट आंसर करता है सोशलिस्ट। इन सोशलिस्ट सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी को क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोड्यूस करना चाहिए वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड सो द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट को पता है कि एज अ होल मेजॉरिटी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के पीछे नहीं भागते सोशलिस्ट में। सो उनको मेजॉरिटी लोगों की तकलीफ़ें और उनकी नीड ज़रूरत समझ आती है। द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको पता है। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज, ठीक है। सो जैसे कि सोशलिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है। स्ट्रिक्टली अ सोशलिस्ट सोसाइटी हैज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट। अगर हम स्ट्रिक्ट सोशलिस्ट कंडीशन की देखी बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे नो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है क्योंकि सारी चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है, एवरीथिंग कंट्रोल ऑफ द स्टेट। लेकिन क्या वो इंडिया के रिस्पेक्ट में सही होता? डेमोक्रेटिक कंट्री है तो क्या गवर्नमेंट सब चीज़ रख लेगी अपने पास? नहीं रखेगी ना, कुछ उनको फ्रीडम देनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी की ही फ्रीडम हो रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट सोशलिज्म भी अच्छी चीज़ नहीं थी इंडिया के लिए, तो उन्होंने क्या चूज़ किया, वो आए मिक्स्ड इकॉनमी पे। मोस्ट इकोनॉमिक्स आर मिक्स्ड इकॉनमीज, ज़्यादातर आज की डेट में भी जो इकॉनमीज है ना वो मिक्स्ड इकॉनमी। जैसे यहाँ पे चाइना और क्यूबा की बात कर रहे हैं, क्या ये भी सोशलिस्ट में कंडीशन में लिखा है, लेकिन क्या वो अभी भी प्रॉपरली सोशलिस्ट है? नहीं, वो भी यार काम कर रही हैं, कैपिटलिस्ट का काम वो भी कर रही हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही है ना, तो क्या वो कैपिटलिस्ट कंट्री में भी थोड़ा बहुत तो कहलाएंगी ना, इसलिए वो कंप्लीट सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, ठीक है। आजकल जितनी भी इकॉनमीज है ना सब मिक्स्ड इकॉनमी है। दैट इज द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर द 3 क्वेश्चंस ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इन अ मिक्स्ड इकॉनमी द मार्केट विल प्रोवाइड whatever goods and services it can produce well and the government will provide। देखिए मार्केट क्या प्रोवाइड करेगी, whatever goods and services in demand वो प्रोड्यूस कर सकती है, और गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करेगी वो एसेंशियल गुड्स को, सर्विसेज को इन द मार्केट, जो मार्केट फेल कर गई है प्रोवाइड करने को वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को। हमने 3 प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा। एक चीज़ और समझते हैं कि प्लान क्या होता है, व्हाट इज़ प्लान। देखिए 1950 के बाद ना प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन हर 5 साल के लिए एक प्लान डिसाइड करती थी, ठीक है। तो वो प्लान होता था 5 साल की गवर्नमेंट का कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं एक बर्ड आई व्यू ऑफ था, बर्ड आई व्यू था कि उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम आने वाले 5 साल में क्या करने वाले हैं, वो था प्लानिंग कमीशन। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि प्लान होता क्या एक्चुअली में। अगर प्लानिंग कमीशन कुछ प्लान बना रहा है तो एक्चुअली में व्हाट इज़ प्लान, तो प्लान क्या है? प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़। सिंपल सा मीनिंग है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं किसी भी नेशन के वो यूज़ करेंगे हम, पुट टू यूज़ किस तरीके से करेंगे। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स, कुछ जनरल गोल्स होंगे फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी एज वेल एज सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, विच आर टू बी अचीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में उसको अचीव करेंगे। इन इंडिया प्लान्स वर ऑफ 5 years ड्यूरेशन वर कॉल्ड 5 year प्लान्स, बोर्ड दिस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने सोवियत यूनियन, देखिए सोवियत यूनियन क्या है ना, सोवियत यूनियन को USSR भी कहते थे, ठीक है, और आज के टाइम पे ये है अपना रशिया। सोवियत यूनियन बड़ी स्टेट थी, ज़्यादा स्टेट्स उसमें कंसिडर होती थी, बट डिसइंटीग्रेशन के बाद ये रशिया हो गया, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, ठीक है, किस तरीके से हमारा सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो सब हम वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें प्लान से रिलेटेड यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर आपको रीड करना है आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इंपॉर्टेंट यही था, इसमें बताया है कि किस तरीके से क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ है। देखिए हमने यहाँ पे लीव किया था, तो गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी विद प्राइवेट सेक्टर बीइंग एनकरेज टू बी द पार्ट प्लान एफर्ट, ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी तभी करेगी कुछ ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी एनकरेज हो प्लान एफर्ट में, ठीक है। तो पहला प्लान
मतलब प्लान नहीं अभी आया, अभी आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये एक इंडस्ट्रीज़ के रिस्पेक्ट में था कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाए इंडिया में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन हमारा फर्स्ट आया था 1948 में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, DPSP कहते हैं हम इसको, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है का पार्ट 4 का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये दोनों ही क्या एम्फेसाइज करते हैं, हम इंडस्ट्री पर फोकस करें, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 भी उसी चीज़ पे एम्फेसिस करता है। तो 1950 के अंदर जब प्लानिंग कमीशन ने सेटअप हुआ था प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में, द एरा ऑफ 5 ईयर प्लान्स बिगन हो गया था, ठीक है। सो द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, 5 ईयर प्लान्स का गोल था हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे हर साल, हर 5 साल में एक बार ही, ठीक है। अ प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स। प्लान का मीनिंग क्या है, कुछ स्पेसिफाइड गोल्स होने चाहिए कि हमें कुछ अचीव करना है, तो उसी के लिए तो हम प्लान बना रहे हैं। सो प्लान द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स फॉर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ये हमारे गोल्स थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के, ठीक है। किसी भी ब्रांड का बेसिकली इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है ना, ग्रोथ हो, मॉडर्नाइजेशन हो, सेल्फ रिलायंस हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज के केस में हो, चाहे फूड के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो, और इक्विटी की बात हो, यानी पुअर और रिच के बीच में इक्विटी हो, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। सो दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस ऑन ऑल दीज गोल्स, बट फोकस रहता है कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए ही प्लान को इस तरीके से फ्रेमवर्क करें, ठीक है। ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज अ चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच वन ऑफ द गोल इज टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। देखिए एक्चुअली में इकोनॉमी में हमेशा स्कार्सिटी होती है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमें किस गोल को इम्पोर्टेंस देनी है वो चूज़ करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो चूज़ करना जो काम है वो उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वो गोल कौन सा गोल हम चूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम ग्रोथ को चूज़ करते हैं तो ग्रोथ का क्या मीनिंग है, देखिए इट रेफर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द कंट्री, यानी हम आउटपुट जो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, उनका इंक्रीज होना, ये होगा ग्रोथ। इट इम्प्लाइज आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, या तो प्रोडक्टिव कैपिटल जो है उसका स्टॉक बढ़ा दें हम, इंक्रीज कर दें जितना हमें। प्रोडक्टिव कैपिटल का मीनिंग क्या है, देखिए प्रोडक्टिव कैपिटल का मतलब जो हम इन्वेस्ट करते हैं जो पैसा, तो कैपिटल ही हो गई ना वो एक तरीके से। प्रोडक्टिव कैपिटल में वो भी हो सकता है मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें भी, तो हम उसका स्टॉक जो है वो बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो इंक्रीज़ होगा ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इम्प्लाई करता है आइदर द लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल का स्टॉक बढ़ा दें, और लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक, सर्विसेज को सपोर्ट करें, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो, अगर गुड कनेक्टिविटी होगी तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुँच पाएगा, टाइम सेव होगा, कॉस्ट सेव होगी, एंड बैंकिंग प्रोवाइड क्या करेगी, कैपिटल प्रोवाइड करेगी, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। सो ये चीज़ें एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हैं हमारी प्रोडक्टिव कैपिटल की, ठीक है। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द लैंग्वेज ऑफ, देखिए अभी महाल नॉबीज़ हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। इकोनॉमिक्स स्टडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमी की ग्रोथ मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा टूल अभी के डेट में है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे GDP वाले वीडियो में, ठीक है। हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया। अब हम इसका थ्योरी पार्ट यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किसी भी इकोनॉमी की अगर हमें ग्रोथ मेजर करनी है तो हम GDP के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं। The GDP in the market value of all the final goods and services produced in the domestic territory of country during a period of 1 year, ठीक है। तो all the final goods and services जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में ड्यूरिंग 1 ईयर, इसको हम कहेंगे GDP, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ज़रूरी है इफ़ पीपल ऑफ इंडिया आर टू इन्जॉय, ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान के वर्ड्स में ये है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया आर टू इन्जॉय अ मोर रिच एंड वेराइड लाइफ। अगर ज़्यादा वेराइड और रिच लाइफ जीनी है
ठीक है, एंजॉय करनी है, तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो GDP ऑफ अ कंट्री इज़ डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और भी 2 सेक्टर हैं, बट हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तक रुकते हैं, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी नेमली द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, ठीक है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच और देखिए, प्राइमरी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी का मतलब होता है इंडस्ट्रियल, और टर्शरी का मतलब होता है सर्विस सेक्टर। तो कंफ्यूज नहीं होना, जो यही चीज़ हमने डिस्कस करी वही चीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दीज सेक्टर्स मेक अप द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनाती हैं ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द GDP। देखिए, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मीनिंग होता है कि एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, एंड सर्विस सेक्टर। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, तो इनका कंपोजिशन कितना है वो डिटरमाइन करता है GDP की वैल्यू, ठीक है। कोई भी कितना भी वो कर सकता है कंट्रीब्यूट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स मोर टू द GDP, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूट करता है। while in some countries the growth in the service sector contributes more to the GDP growth, ठीक है। ओके, सो ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, दूसरा गोल है हमारा मॉडर्नाइजेशन। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर हमें इंक्रीज़ करना है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, हमें नई टेक्नोलॉजी अगर होगी तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हो पाएगा नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इक्विपमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखिए, अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड्स वैराइटीज इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड वंस। अगर उसके पास नए अच्छे सीड्स होंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी, इंक्रीज़ हो पाएगी। तो ये क्या है, मॉडर्नाइजेशन तो है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन तो है, ठीक है। सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। अगर वो नई मशीन लगा देगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। सिंपल सा मीनिंग है, एडॉप्शन करेंगे अगर न्यू टेक्नोलॉजी का तो उसको कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो चेंज इन सोशल आउटलुक सच एज रिकॉग्निशन दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मैन। इसको भी मॉडर्नाइजेशन कहेंगे, ये सोसाइटल टर्म्स में मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है ना। अगर मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट है तो मॉडर्नाइजेशन वुमेंस की रिस्पेक्ट करना, वुमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी एज सेम राइट एज मैन, ये भी मॉडर्नाइजेशन है। ये सोसाइटल मॉडर्नाइजेशन है, थिंकिंग का मॉडर्नाइजेशन है लेकिन मॉडर्नाइजेशन ये भी। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, पुराने समाज में वुमेन आर सपोज टू रिमेन एट होम वेल मैन वर्क, ठीक है। अ मॉडर्न सोसाइटी मेक यूज ऑफ द टैलेंट ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स। वुमेन का टैलेंट भी वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये भी एक कंट्रीब्यूट करवाएंगे ना प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज में, ठीक है। देखिए 50% मैन है, 50% वुमेन है, ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ज़्यादा मैन काम कर रहे हैं और वुमेन ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर ये इनका भी कंट्रीब्यूशन वुमेंस का भी आ जाएगा साथ में तो हमारी प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे बढ़ेगी। तो ये भी तो एक मॉडर्नाइजेशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर वो बैंक्स में काम कर रही हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, स्कूल्स में काम कर रही हैं, एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेजन्स इज ऑल्सो प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब खुशहाल इकॉनमी होगी, ठीक है। लोग खुश रहेंगे ज़्यादा अगर इस तरीके से काम चलेगा तो। हमने मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ की बात करी, मॉडर्नाइजेशन की बात करी। थर्ड हमारा गोल है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से हमें समझ आ रहा है कि हम खुद पे आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। हमें दूसरे की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। सेल्फ रिलायंस होना ज़रूरी है बहुत एक कंट्री को, बिकॉज अगर एक कंट्री सेल्फ रिलायंस नहीं होगी तो हर चीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस शो करता है। और उसका कॉन्सिक्वेंस हमने 1990 के टाइम पे देखा भी था जब हमने LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, HYV सीड्स जो हमारे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले ना हम अपने जो फूड ग्रेन्स थे ना उसमें हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। हम इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे कि हम अपनी फूड की कंजम्पशन की नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। तो हम क्या करते थे ना, अमेरिका से इंपोर्ट करते थे वीट ग्रेन्स को, ठीक है। उसको हम कहते थे PL 480 स्कीम, PL 480। इस स्कीम के थ्रू इंपोर्ट होता था वीट, ठीक है, फ्रॉम अमेरिका इन शिप्स। लेकिन उन वीट्स की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी,
चूँकि ऐसे चूहे घूमते रहते थे जहाँ पे शिप्स थी, जहाँ पे खाना होता था, पुअर क्वालिटी का था, ठीक है। बट क्या करें, हम नहीं था हमारे पास, हमें डिपेंडेंट था अमेरिका पे, हम डिपेंडेंट थे। तो उसी रिस्पेक्ट उसको सॉल्व करने के लिए ही ना सेल्फ रिलायंस का गोल एक हम चाहते थे कि वो हम अचीव करें, हम अपनी फूड प्रोडक्शन में तो एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ, ठीक है। अ नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इम्पोर्टेड फ्रॉम द नेशन। दो तरीके से कर सकते हैं मॉडर्नाइजेशन, या तो हम खुद रिसोर्स को डेवलप कर लें या किसी और से इम्पोर्ट कर लें। द फर्स्ट 7-year plans give importance to self reliance पे इम्पोर्टेंस दिया, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी produced in India itself. This policy was considered as necessity in order to reduce the dependence on foreign countries, especially for good. Foreign countries पे dependent ना होना पड़े ना, यही चीज़ तो थी. It is understandable that people who are recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance. क्योंकि foreign domination झेल चुके हैं, ठीक है हम लोग, तो हम यही चाहेंगे कि हम अपनी कंट्री में जो प्रोड्यूस कर पाएँ और उसी से हम अपना कंजम्पशन को फुलफिल कर पाएँ. Further, it was feared that dependence on imported food supplies, एक डर था लोगों के. देखिए अगर आज का टाइम डिफरेंट है, आज हम 21st सेंचुरी में, ठीक है, आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, ओपन इकॉनमी है, कोई दिक्कत नहीं है. बट जब हम किसी के डोमिनेशन से बाहर निकलते हैं ना, जैसे 1947 की कंडीशन देखिए, उस टाइम पे हमारा एक ही गोल था, हमें आज़ादी दो, हमें इंडिपेंडेंस दो, ठीक है. तो कॉलोनियल गवर्नमेंट उनके लिए एक, हमारे लिए एक फॉरेन अथॉरिटी थी, और हम नहीं चाहेंगे कि फिर से वो फॉरेन कंट्रोल करे हमारे ऊपर, ठीक है, कॉलोनियल इस्टेब्लिश करे इम्पीरियलिज्म हमारे ऊपर. सो हम उस टाइम पे डरते थे, इसलिए लिखा है इट वॉज फियर्ड दैट डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल में मेक इंडिया सोवरेनिटी वनरेबल. सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? सोवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारी नेशन अपने डिसीजंस लेने में सक्षम है, काबिल है, ठीक है. वो किसी हमारे डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. हमारी कंट्री सॉवरन है, हमारी डिसीजन सॉवरन है, हमारी अथॉरिटी सॉवरन है, हमारी गवर्नमेंट सॉवरन है, ठीक है. तो हम ये देखिए डर गया था कि ये सारी चीज़ें हैं ना, हमारी फॉरेन कैपिटल की सप्लाईज, इंपोर्ट, ये हमारी सोवरेनिटी को वल्नरेबल कर देगा. एक गलत कंडीशन में ले जाएगा कि हमारी सोवरेनिटी अफेक्ट होगी इससे, ठीक है, टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन अवर पॉलिसीज़, कि वो फिर इंटरफेयर करने लगेंगे हमारी पॉलिसीज़ में. तो ये भी हम नहीं चाहते थे, इसलिए हम सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे. जो HYV सीड्स वाला हमने टॉपिक हमने अभी बताया था मैंने चीज़, वो हम एग्रीकल्चर वाले में डिस्कस करेंगे, ठीक है. बट हम मेजर हमारा फोकस था सेल्फ रिलायंस का, उस रिस्पेक्ट में भी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी, ठीक है. अब फोर्थ हमारा गोल है इक्विटी. नाउ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस by themselves may not improve the kind of life which people are living, ठीक है. country can have high growth, most modern technology, ठीक है, also have most of its people living in poverty. हो सकता है ना, कंट्री की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ग्रोथ बहुत है, टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, सेल्फ रिलायंस भी है, लेकिन हो सकता है कि तब भी लोग पुअर हों, पॉवर्टी में जी रहे हों. तो उसको ठीक करने के लिए हमारा इक्विटी जो है एक गोल है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है, रोल प्ले करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रीच द पुअर सेक्शंस एज वेल. उनको भी मिलना चाहिए ना, एज ऑफ बीइंग इंजॉयड ओनली बाय द रिच, ठीक है. तो रिच के अलावा हमें पुअर को भी वो चीज़ प्रोवाइड करानी है. सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर मॉडर्नाइजेशन है, ग्रोथ है, सेल्फ रिलायंस है, तो इक्विटी भी ज़रूरी है इन पुअर लोगों के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए. एवरी इंडियन शुड एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स सच एज फूड, डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ एंड इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना. ये इक्विटी का मेजर फोकस है. लेट अस नाउ सी हाउ द फर्स्ट 7 5-year प्लान, जो 1950 से 1990 के अंदर जो 7 5-year प्लान थे ना, 7, वो वन बाय वन देखते हैं. अटेम्प्टिंग टू दीज 4 गोल्स टू द एक्सटेंट टू विच दे सक्सीड, वो कितना सक्सेसफुल हुए उन प्लान्स के थ्रू इन गोल्स को अचीव करने में, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ठीक है. हम इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हमारे 5-year प्लान्स कितना सक्सेसफुल हुए इन तीनों के कॉन्सेप्ट में, हमारे इन 4 गोल्स को अचीव करने में. पहला है एग्रीकल्चर.
The policymakers of independent India had to address the issue, which they did through land reforms and promoting the use of HYV seeds, which ushered in a revolution of Indian agriculture. ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर सफ़र कर रहा था, ये चीज़ हमें पता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का मेजर फोकस यह था, जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताई, जो हमारी प्रॉब्लम थी, हमें PL 480 स्कीम के थ्रू अमेरिका से इंपोर्ट करने पड़ते थे वीट ग्रेन्स को, ताकि हम अपनी फूड की कंजम्पशन को फुलफिल कर पाएँ। बट इसको सॉल्व करने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने अंडर MS स्वामीनाथन उन्होंने इंट्रोड्यूस किए HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये सीड्स होते हैं, मान लीजिए ये एरिया है, अभी तक हम यहाँ पे ट्रेडिशनल ऐसे सीड लगा रहे थे, तो वहाँ से 1 टन की प्रोडक्शन हो रही थी। लेकिन अगर हम इस सीड्स को इम्प्लांट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी एरिया ऑफ लैंड, सेम एरिया ऑफ लैंड में मे बी 2 टन्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाए और मोर हो जाए। तो क्या इस सेम लैंड में हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया? ठीक है, तो यही काम था HYV सीड्स का, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये क्या थी ना, ये इन सीड्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, इनका जीन एडिटिंग किया था, जीन मॉडिफाई किया गया था। MS स्वामीनाथन हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, उनके थ्रू, और उन्होंने ही ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, विच अशर्ड इन द रेवोल्यूशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। देखिए लैंड रिफॉर्म्स, जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, उसमें हमने ज़मींदारी राइट्स को छीन लिया था। हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो अभी तक ज़्यादा लोगों के पास ठीक है, कंसंट्रेटेड लैंड थी। कंसंट्रेटेड लैंड का मतलब कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, बिग ज़मींदार्स। ठीक है, बिग ज़मींदार्स, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। तो लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया, जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड ऑफ लैंड थी उसको, ठीक है, उनसे लिया और डिवाइड कर दिया, जो एक्चुअली में उस ज़मीन पे काम करते थे, दैट इज़ टीनेंट्स और फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, इसको ही हम कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज करेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएटरीज, जो कि हमें पता है इंटरमीडिएटरीज कौन थे, वेरियसली कॉल्ड द जमींदार्स और जागीरदार, हु मेयरली कलेक्टेड रेंट कलेक्ट करते थे फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द फार्म के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे। ठीक है, तो द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द USA। देखिए मैंने बताया ना कि लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, इन ज़मींदार की वजह से, इन जागीरदार की वजह से, ये खाली रेंट कलेक्ट करते थे, इम्प्रूवमेंट, लैंड के इम्प्रूवमेंट में कुछ योगदान नहीं देते थे। इस वजह से तो हम फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए थे। उस टाइम पे हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, इसलिए हमें USA इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स। इक्विटी ने क्या फोकस किया, इस गोल को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स लाए, विच प्राइमरली रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग की ओनरशिप को चेंज करो भाई। ठीक है, ये था फोकस। जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेप्स वर टेकन टू अबॉलिश इंटरमीडिएटरीज एंड टू मेक डीलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। यानी इन इंटरमीडिएटरीज को, इन ज़मींदार्स को हटाया जाएगा। ठीक है, और उसकी जगह पे टिलर्स ऑफ द लैंड, जो ओनर हैं, उनको ओनर बना दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में वो जो होंगे ना वो इम्प्रूव करेंगे लैंड की प्रोडक्टिविटी को। और उनका सोल पर्पस ये नहीं हुआ कि हम यहाँ से पैसा कमाएं। उनका जब उनकी खुद की ज़मीन होगी ना, तो वो सोचेंगे कि हम अपनी ज़मीन को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ, यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ। द आइडिया बिहाइंड द मूव वॉज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड वुड गिव इंसेंटिव। अगर ओनर होगा ना कोई बंदा किसी चीज़ का ओनर होगा, तो उसको इंसेंटिव होगा वहाँ से कि हाँ, यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि अब सब चीज़ें मेरी हैं। तो क्या वो इंसेंटिवाइज नहीं होगा कि वो इन्वेस्ट करे अपनी लैंड में, इम्प्रूव करे टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को, ठीक है, ताकि वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। ये चीज़ थी लैंड रिफॉर्म्स का। लैंड सीलिंग क्या होता है, वॉज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये अनदर पॉलिसी थी जिससे हम इक्विटी को अचीव कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। यानी मैक्सिमम जो लैंड है ना, वो फिक्स कर दो कि एक ज़मींदार है या एक फार्मर है, उसके बाद इतनी लैंड को फिक्स कर दो। तो इसको कह देंगे लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है एक लिमिट लगाना। ठीक है, एक लिमिट लगाना, एक लाइन क्रॉस कर देना, लैंड सीलिंग का मीनिंग ये हुआ। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। कितना ओन कर सकता है एक इंडिविजुअल।
द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। वो चाहते थे कि जो कंसंट्रेशन है ना लैंड ओनरशिप का वो कुछ हाथ में ना हो और वो सब लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो अगर लैंड सीलिंग लगाएंगे तभी तो होगा कि एक बंदे के पास इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तभी तो वो छोड़ेगा। अगर उसको ये होगा लिमिट अनलिमिटेड होगी उसके पास लैंड, तो वो सोचेगा कि भाई मैं क्यों छोड़ूं। तो अगर लैंड सीलिंग लगाओगे तभी तो वो अपनी ज़मीन छोड़ेगा कि इस लिमिट के बाद भाई अब मैं नहीं ले सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग लगाई है, इसके बाद वाली लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। Abolition of intermediaries meant that some 2 lakh tenants came into direct contact with the government। यानी जो 200 लाख टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनको लैंड मिली, गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए डायरेक्टली वो लोग। दे वर दस फ्रीड फ्रॉम देयर एक्सप्लॉइट बाय ज़मींदार। तो ज़मींदार से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उससे वो फ्री हो गए। The ownership transferred on tenants gave them the incentive to increase the output and this contributed to the growth in agriculture। और इसी से ग्रोथ आया एग्रीकल्चर में, ठीक है। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries। क्या हमने इंटरमीडिएट्स को अबॉलिश करके प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व कर दिया? क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि इन सम एरियाज फॉर्मर ज़मींदार जो पहले के ज़मींदार से कुछ एरियाज़ में उन्होंने ज़मीनें नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू करे टू द ओन देयर लार्ज लैंड्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। कानून जो बना था उसके अंदर कुछ इनिटिग्रिटीज़ को पकड़ के, लूप होल्स को, यानी कुछ गलतियाँ पकड़ लेते हैं कुछ लोग, उस गलतियों का यूज़ करके उन्होंने क्या किया, कोर्ट में केसेस करे। वो कोर्ट के केसेस लंबे लंबे चलते रहे, उससे उन्होंने क्या किया, उस इशू को बहुत ज़्यादा आगे तक लेके गए, बढ़ा के रखा लंबे टाइम तक के लिए। और उस टाइम तक के लिए कुछ लोगों को, जो टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उनको उनकी ज़मीनें नहीं मिल पाई। देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर अफेक्टेड, हटा दिया गया, एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर्स, द एक्चुअल टेनर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। उनको ठीक है इविक्ट कर दिया गया। एंड इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ओनरशिप, जब ओनरशिप मिल गई है लैंड की, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स सच एस शेयर क्रॉपर्स, लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, शेयर क्रॉपिंग जो करते थे, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। उस टाइम पे भी उनको बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि आप जानते हो जो पावरफुल होता है ना, वो किसी न किसी तरीके से ना चीज़ें निकाल ही लेता है, कर ही लेता है। तो इन्होंने यही किया ज़मींदार ने, वो इतने पुराने टाइम से ज़मींदारी कर रहे थे तो वो क्या छोड़ देते इतने ईजिली। तो एक बहुत ही ज़्यादा ना लेजिस्लेशन में भी लूप होल था, एग्जीक्यूशन में भी लूप होल था, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी दिक्कत थी, ये चीज़ थी। तो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस हर्डल्स। द बिग लैंड होल्डर्स चैलेंज द लेजिस्लेशन, जो कानून था उसको चैलेंज करा कोर्ट में और उसका इम्प्लीमेंटेशन को डिले करते रहे, ठीक है। द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ लूप होल्स विच वर एक्सप्लॉइटेड बाय द बिग लैंड लॉर्ड्स टू रिटेन देयर, ठीक है। Land reforms were successful in Kerala and West Bengal because these states had governments committed to the policy of land to the tiller। तो कुछ स्टेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कमिटेड थी अपनी लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ बहुत अच्छे से हुआ। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अदर स्टेट्स डू नॉट हैव द सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट। काफ़ी जो स्टेट्स थी बाकी, उनमें सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं था। तो इनइक्विटीज़ लैंड होल्डिंग में अभी तक हैं उन स्टेट्स में। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, एट इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, वहाँ पे काम करते थे। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज वेरी लो, जैसे कि हमने इसे लास्ट वाले चैप्टर में डिस्कस किया, बिकॉज द यूज़ ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स भी वहाँ पे इंडल्ज थे। तो इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द मानसून। एक्चुअली में मानसून पे डिपेंडेंट थे, बिकॉज अगर बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी एंड प्रोडक्शन होगी। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत कम थी उस टाइम पे, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं था अच्छे से। एंड द मानसून फेल शॉर्ट, द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरीगेशन फैसिलिटीज़ विच वर वेरी फ्यू इन हैंड, ठीक है, बहुत कम थी, फ्यू थी मतलब, ठीक है। दिस एक मिनट, द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये जो एग्रीकल्चरल में स्टैग्नेशन था, रुकावट थी, स्टैग्नेशन का मतलब रुकावट थी, जो वो किसने दूर करी, ग्रीन रेवोल्यूशन ने। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, HYV सीड्स को।
ठीक है. दिस refers to large increase in the production of good grains resulting from the use of HYV high yielding variety of seeds especially for the wheat and rice. ठीक है. The use of these seeds require the use of fertilizers. Important है. फर्टिलाइजर्स का रिक्वायरमेंट बहुत है इन सीड्स में, एंड पेस्टिसाइड्स का करेक्ट क्वांटिटीज़ में, रेगुलर सप्लाई वाटर के साथ, ये सब चीज़ ज़रूरी थी. द एप्लीकेशन ऑफ दिस इनपुट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज़ वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट थी. तभी ये HYV सीड्स जो है ना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, मतलब अच्छे से प्रोडक्शन में हेल्प कर पाते हैं. द फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम द HYV सीड्स रिक्वायर्ड रिलायबल इरीगेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. ठीक है, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत थी. एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन approximately between mid 1960s up to the mid 1970s, the use of HYV seeds was restricted to more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. देखिए, HYV सीड्स सब लोग यूज़ करना चाहते थे, बट प्रॉब्लम यहाँ थी उसके एग्जीक्यूशन में. जैसे मैंने बताया कि इसको फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट है, करेक्ट क्वांटिटीज में सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, हर फार्मर परचेज नहीं कर सकता है इतना इनपुट्स को. ठीक है, सो इरीगेशन फैसिलिटीज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो परचेज करने के लिए थी पेस्टिसाइड, और वो हर कोई फुलफिल नहीं कर पाता. इसीलिए ना 1960s और 1970s में ना इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी ना, वो कुछ एफ्लुएंट स्टेट्स जो कि रिच स्टेट्स थी ना, वहीं पे सीमित रखी गवर्नमेंट ने. इस कहा कि इन एरिया में हम पहले इंट्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ये अफोर्ड कर सकते हैं स्टेट्स. बाकी एरियाज अभी पुअर है, वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा. इसलिए आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, यहाँ पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया HYV सीड्स को यूज़ करने के लिए. फर्दर द यूज़ ऑफ HYV सीड्स प्राइमरी बेनिफिट फ्रॉम द वीट ग्रोइंग रीजन्स ओनली. ठीक है, तो बेनिफिट जो ज़्यादा पहली बार जो ज़्यादा बेनिफिट मिला वो वीट ग्रोइंग रीजन से मिला. इन द सेकेंड फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1970s टू द मिड 1980s, द HYV सीड टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स. लेकिन 1970s और 1980s आते आते और स्टेट्स के अंदर इसको बढ़ाया गया. ठीक है, स्प्रेड किया गया टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स, और इससे उनको बेनिफिट भी हुआ. ठीक है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन में. द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन्स. सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए हेल्प किया. इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. ठीक है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट इनफ. ठीक है, ग्रोथ एग्रीकल्चर आउटपुट में थी, बट अभी भी आउटपुट में उतनी ग्रोथ नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी. If a large proportion of this is increased in consumed by the farmers themselves, अगर farmers खुद ही खा लेंगे instead of being sold in the market, the higher output will not make much of a difference to the economy as a whole. ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा सारा वही ले लेंगे. ठीक है, if on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in the market by the firm, the higher output can make a difference to the economy. और अगर हम ज़्यादा आउटपुट को सोल्व करेंगे मार्केट में तो मे बी वो डिफरेंस क्रिएट कर पाए, बिकॉज लोगों तक तो ज़्यादा माल पहुंच पाएगा, ज़्यादा फूड क्रॉप्स पहुंच पाएंगी. ठीक है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज़ कॉल्ड मार्केट सरप्लस. और एग्रीकल्चर जो होता है ना, उसमें मार्केट सरप्लस का मीनिंग होता है कि जब जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है फार्मर, वो अपनी कंजम्पशन लेके जो बाकी बचा जो मार्केट में सोल्ड करता है ना, वो जो सोल्ड का पार्ट होता है उसको सरप्लस कहते हैं, बिकॉज वो अपनी कंजम्पशन के पर्पस से जो उसको चाहिए था वो उसको ऑलरेडी ले चुका है, और बाकी जो बचा कुचा है, जो सरप्लस है, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट है वो बेचने आ रहा है, एक्स्ट्रा क्रॉप, तो उसको हम कहेंगे मार्केट सरप्लस. ठीक है, द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस. ठीक है, अ गुड proportion of rice and wheat produced during the green revolution period available as market surplus was sold by the farmers in the market. ठीक है, राइस और व्हीट जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंक्रीज हुआ था, सरप्लस हुआ था, वो अब मार्केट में सोल्ड होने लग गया, लोगों तक पहुंचने लग गया. एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो रिड्यूस होने लग गए. हमने डिमांड और सप्लाई कौन से पड़ा, अगर डिमांड बढ़ेगी. ठीक है, देखिए सॉरी, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का देखते हैं. अगर सप्लाई बढ़ेगी, ज़्यादा सप्लाई होगी और डिमांड उतनी नहीं है, ठीक है, तो प्राइस जो है रिड्यूस हो जाएगा. ये हमने पढ़ा था अपने डिमांड और सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में. तो इसी तरीके से जब सप्लाई बढ़ी ना, मार्केट सरप्लस बढ़ा और डिमांड उसकी सप्लाई बढ़ी, तो जो प्राइस थे ना फूड ग्रेन्स वो धीरे धीरे रिलेटिवली कम होने लग गए. ठीक है, और द लो इनकम ग्रुप्स हु स्पेंड
जो कम इनकम वाले हैं, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, जो अभी तक स्पेंड नहीं कर पा रहे थे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन परचेज करने में, वो परसेंटेज उनका इनकम फूड पे खर्च होने लग गया और उनसे उनको बेनिफिट मिला, ये जो डिक्रीज़ हुआ प्राइस में। तो इससे क्या हुआ, सब लोगों को खाना पहुँचने लग गया, ठीक है, क्योंकि फूड ग्रेन सस्ते भी हो गए थे और ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, इस वजह से सस्ते हो गए थे। द ग्रीन रेवोल्यूशन अनेबल्ड द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू बिल्ड अ स्टॉक विच कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज, ठीक है। फूड शॉर्टेज के टाइम्स पे गवर्नमेंट उसको यूज़ कर पाती अच्छे से, ठीक है। सो इससे आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब टेंशन मत लेना, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो थैंक यू, एंड वीडियो मैंने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।